नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनपीसीएल तारापुर का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 सितंबर को, उसके पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। यानी कि इसमें जो एनालिसिस करेंगे वो एडवांस पेपर के बारे में, यानी कि स्टेज 2 के बारे में। क्योंकि मैंने स्टेज 1 का जो है नॉन टेक्निकल का पहले से आपका जो है एनालिसिस करके वीडियो अपलोड कर दिया है। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया था कि जो है इसका जो है पेपर 2 यानी कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो ट्रेड था उसके क्वेश्चन के बारे में बताइए। क्योंकि मैंने जो है टोटल इस वीडियो में जो है 42 क्वेश्चन जो है मेमोरी बेसिस पर ऐड किया है। तो हमारे मेमोरी बेसिस पर जितने क्वेश्चन यादें थे, मैंने टोटल जो 50 में से 42 क्वेश्चन मैंने जो है इसमें ऐड किया है। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है जो एग्ज़ाम दिया था 17 सितंबर को, और जो एनपीसीएल जो काकरा पार्क का एग्ज़ाम अपकमिंग होने वाला है, या बीआरसी का जिसका पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करें बीआरसी और एनपीसीएल का जो पेपर जो सेम ही होता है, तो आप अगर बीआरसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि हमारे द्वारा कोई भी आंसर अगर गलत आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो वो भी बता दीजिएगा। और जिस तरह से क्वेश्चन अगर आपको छूट गया होगा या कोई क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, तो आपको अगर याद हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जरूर पिकअप कर दूँगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एसएमटी तकनीक में एसएमडी कंपोनेंट का यूज़ करने का लाभ क्या है। तो अभी आपको पता होगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेटेड आ रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, और भी जितने भी नैनो टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी गैजेटेड आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें सारे जो है एसएमडी कंपोनेंट ही यूजेस होते हैं। कारण यह है कि एसएमडी कंपोनेंट आने की वजह से इसके जो पीसीबी के जो साइजेस है काफ़ी छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा पहले के जो टीवी वैक्यूम ट्यूब वगैरह, टीवी ब्लैक एंड वाइट वगैरह देखते कितने बड़े बड़े सर्किट्स होते थे। अभी एसएमडी कंपोनेंट का यूज़ होने के कारण इसके साइजेस काफ़ी छोटे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण होगा पीसीबी का साइज जो है छोटा होना। एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, और एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर देखिए 100 के और 10 के पावर 3 यानी कि 10 के पावर 5 को अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, कितना ओम में पूछा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक आपका 1 जीरो हो गया, और यहाँ पर 5 जीरो आप करोगे तो आपका 1 लाख हो गया, यानी कि 10 के पावर 6 यानी कि 1 मेगा ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 7526 बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सल गेट का आईसी नंबर क्या है। तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सल गेट 2 होता है, नैंड गेट और नॉर गेट। तो उसमें जो पूछा गया था आईसी पूछा गया था कि नॉन गेट, इनमें से एक गेट दिया था, उनमें से आपको पहचाना था कि यूनिवर्सल का कौन सा गेट है, यूनिवर्सल गेट का आईसी कौन सा है। तो देखिए नैंड गेट ये भी यूनिवर्सल गेट है, तो इसका आईसी नंबर कितना होता है 7400, ठीक है। और नॉर गेट भी आपका यूनिवर्सल गेट है, तो इसका भी आईसी नंबर कितना होता है 7402। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में एक दिया था, तो आप में से कोई भी सही किया तो आप बता सकते हो। मल्टीप्लेक्सर का जो फार्मूला होता है वो आपके कैसा होता है, वो आपका 2 के पावर n स्क्वायर होता है, 2 के पावर n होता है। आपको पता होगा इसका अनुसार से आपका डाटा सेलेक्टर निकालते हैं, ठीक है, कितना बिट का जरूरत पड़ेगा कितना, ठीक है। उसके बाद पूछा था मल्टीप्लेक्सर का लाभ क्या है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जैसे इसका जो है इधर से मान लीजिए ए बी सी 3 इनपुट देंगे तो इसका आउटपुट 1 होगा, यानी कि आपका इनपुट ज़्यादा होगा बट आउटपुट आपका 1 ही होगा। तो इसका लाभ पूछा था। तो इससे क्या होगा कि हमारी मान लीजिए बहुत बड़ी सर्किट है, उसमें वायर की संख्या कम हो सकता है, और जो है डाटा उसमें जो है काफ़ी जो नेटवर्क वगैरह हो जाता है इस वायर का, तो उसे थोड़ा राहत मिलती है, यानी कि वायर की संख्या कम लगता है। इस तरह से भी कर सकते हो। तो इसका अगर प्रॉपर आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद पूछा था इनमें से सबसे तेज कौन है, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया था, TTL वगैरह दिया था, तो ये सबसे इसका तेज हो जाएगा आपका ECL, ठीक है। इनमें से सबसे तेज कौन सा हो जाएगा ECL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये आपका OPMP है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अनुप्रयोग नहीं है।
तो ऑपरेशनल जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो 3 मोड में वर्क करता है, 3 मोड में इसका यूजेस होता है। आपका समिंग ऑपरेशनल मल्टीफायर ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया, इंटीग्रेटर भी यूज़ होता है और डिफरेंशियल भी यूज होता है। तो इनमें से तीनों आपका राइट आंसर हो जाए। तो ऑप्शन डी में दिया था ऑल, तो आपको ऑल करना था, ठीक है, क्योंकि ये तीनों मोड में यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक फेज शिफ्ट आरसी ऑसिलेटर में कितने आरसी फेज सर्किट का यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होगा कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में 3 आरसी सर्किट का यूज होता है, ठीक है, जो आप देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सामान्य रूप से एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस में प्रतिनिधित्व करता है। तो इस किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपका टाइमिंग के करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हो, कौन सा आईसी नंबर माइक्रो कंट्रोलर है। तो बहुत सारे आईसी वहाँ पर दिया था, उनमें से आपको पहचान करना था कि उनमें से कौन सा जो है माइक्रो कंट्रोलर का आईसी है। तो आपको पता होगा 8051 आईसी जो है वो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर का आईसी पूछा था शायद, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, माइक्रो प्रोसेसर का जो आईसी होता है 8085 होता है, ठीक है, और 8051 जो होता है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो दोनों आपको याद रखना है, 8085 आपका माइक्रो प्रोसेसर हो जाता है और 8051 जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से सिग्नल को किस रूप में या क्या ट्रांसमिट किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें क्या ट्रांसमिट किया जाता है। तो आपको पता होगा लाइट वेव को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, और ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ये वर्क करता है, यानी कि फुल डिफ्लेक्शन के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एसएमपीएस का लाभ क्या है। तो इसका आपको अगर आंसर पता हो तो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, एक कोई सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया था आपको 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया था, 1 किलो हर्ट्ज। तो उसका आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए बोला था। आपको पता होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी आपका 1 किलो हर्ट्ज दिया है तो इसका टी बराबर निकालना था, आवर्त बराबर, तो टी बराबर क्या था 1/f। तो 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो मिली में चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिलीसेकेंड। उसके बाद पूछा था कि सबसे उच्च चालकता वाली धातु कौन सा। तो आपको सिल्वर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्मिस्टर हो जाएगा, क्योंकि थर्मिस्टर में जो है सेमीकंडक्टर मेटल यूज होता है और सेमीकंडक्टर जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मिस्टर, क्योंकि थर्मिस्टर में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। उसके बाद फ्लक्स घनत्व का यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट पूछा था, तो इसका टेस्ला आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर से डीसी धारा मापने के लिए एम्पियर मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो एम्पियर मीटर को अगर आप यूज़ करोगे मल्टीमीटर के आधार पर तो आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे आपको पता होगा कि एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हो, कुंडली की पारस्परिक प्रेरकत्व की ऐसा यूनिट, यानी कि यहाँ पर इंडक्टर की ऐसा यूनिट पूछ दिया था, जिसका राइट आंसर आपका हेनरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो पतला लेमिनेशन क्यों होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो पतला लेमिनेशन से ही मतलब लेमिनेशन करके बना जाता है। क्यों बना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, बक बूस्टर का यूज़ क्या है, यानी कि बक बूस्टर एक तरह से क्या है, बहुत सारा ऑप्शन दिया था। तो बक बूस्टर एक क्या है, आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर है एक तरह से। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक इंडक्टर है जिसका मान है 50 हेनरी और उसका इम्पीडेंस है 2.5 मिली ओम, ठीक है। अगर इसका इंडक्टेंस 100 हर्ट्ज जो है हेनरी बढ़ा दिया जाता है तो उसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अगर किसी को आंसर पता हो तो मुझे बता सकते हो। अगर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंडक्टर को 2 गुना कर देगा, तो इसका इम्पीडेंस घटेगा कि बढ़ेगा, ठीक है, मुझे बता सकते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडक्टेंस जो है इंडक्टर बढ़ रहा है तो इंडक्टेंस जो है इसका घटेगा, यानी कि रेजिस्टेंस का घटेगा, तो इसका 1.2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हो, कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन कितना होता है। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया था, तो एक ऑप्शन दिया था 100 से 200, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए
जो है कॉमन एमिटर का वोल्टेज गेन मैक्सिमम होता है 500 वोल्ट। तो 500 वोल्ट ऑप्शन में था ही नहीं, तो 1 से 200 आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको किसी को अगर पता हो, याद होगा 500 वोल्ट, तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि 500 वोल्ट इसका मैक्सिमम होता है। और 100 से 200 वोल्ट अगर ऑप्शन में था तो वो भी सही है, लेकिन 500 ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सिल्डेट केबल का टाइप कितने टाइप का होता है, यानी कि सिल्डेट जो केबल होता है वो कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है, एक यूटीपी होता है और एक एसटीटीपी होता है, ठीक है, एसटीपी। उसके बाद यहाँ पूछा था 432 जो है हेक्साडेसिमल है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 082, इसका राइट आंसर होगा। आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हो, या ठीक है कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो रेगुलेटर आईसी होता है 7912, उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए 79 जहाँ पर होगा वहाँ पर आपका जो है माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में कितना है 12, तो -12 वोल्ट हो जाएगा। यहीं अगर 78 रहता तो आपको 12 वोल्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो आईसी नंबर जाता है 79 दिया था। 79 आपका नेगेटिव रहता है, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज रहता है, और लास्ट में 12 रहता है, -12 वोल्टेज का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ऑसिलेटर सर्किट किस तरह से यूज होता है, मतलब ऑसिलेटर सर्किट मतलब क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है कि नेगेटिव फीडबैक है, क्या लूप सर्किट है, कौन सा सर्किट है। तो आपको पता होगा ऑसिलेटर में जो है पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है, और एम्पलीफायर में जो है नेगेटिव फीडबैक का यूज होता है, ठीक है। ऑसिलेटर सर्किट में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मॉसफेट में एस का अर्थ क्या है। तो आपको पता होगा मॉसफेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या आता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें एस पूछा था, तो एस से क्या हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईजीबीटी संकर यानी कि हाइब्रिड रूप है। तो आईजीबीटी जो है, आईजीबीटी इसका हाइब्रिड रूप कौन सा है। तो उसका बीजेटी और मॉसफेट का हाइब्रिड रूप है आपका आईजीबीटी, यानी आईजीबीटी जो है बीजेटी और मॉसफेट का ही एक संस्करण रूप है, यानी कि इसको बना के मतलब कि मिक्स करके एक हाइब्रिड बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बीजेटी और मॉसफेट। और इसका जो है इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसके गेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का परत लगाया जाता है, जिसके वजह से इसका जो है इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। ट्रांजिस्टर वर्किंग का जंक्शन पूछा था कि कॉमन एमिटर किस तरह होता है और कॉमन बेस किस तरह से होता है। तो आप अगर ट्रांजिस्टर का वर्किंग जंक्शन अगर बात करेंगे तो इसमें जो है आपका कॉमन एमिटर जो होगा वो आपका फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, और कॉमन बेस जो है आपका रिवर्स वाइज में काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अपेक्षा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की इनपुट इम्पीडेंस क्या है, कम होता है या ज़्यादा होता है। तो देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसका जो है प्राइमरी वोल्टेज कम होता है, प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होता है और सेकेंडरी वोल्टेज कम होता है। वहीं बात करते हैं स्टेप डाउन की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो है प्राइमरी का टर्न्स कम होता है, जिसके कारण उसका वोल्टेज भी कम होता है, और सेकेंडरी का टर्न्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका वोल्टेज भी ज़्यादा आता है। तो उसका अनुसार से आप यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। पीएमएमसी उपकरण में कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एडी करंट डंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो पीएमएमसी यंत्र का संकेतक यानी कि निडल पाठ्यांक पर हिलता रहता है, तो वो किस कारण से हिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो चल कुंडली एल्युमिनियम ढांचे के कारण, क्योंकि उसका जो मूविंग कुंडली होता है वो एल्युमिनियम के बना होता है, जिसके कारण से वो हिलते रहता है, ठीक है, हल्का होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो शोल्डर में उपयोग की जाने वाली धातु किस धातु से बना होता है। वो आपका मिश्र धातु से बना होता है, इसमें शीशा और टिन रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि जब पीएन जंक्शन को गर्म किया जाता है तब बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मान लीजिए एक ये आपका P हो गया, ये आपका N हो गया, ठीक है। एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड वाइज में हो गया। जब यहाँ पर अधिक गर्म किया है तो यहाँ पर देखिए एक बैरियर लगा है,
तो जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर एक बैरियर पोटेंशियल काम करता है। जब अधिक गर्म किया जाता है तो उसका बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर में जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता जब बढ़ेगी उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। अब बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए क्या होता है, ये 0.3 होता है। ये बैरियर पोटेंशियल क्या है एक्चुअली, कि इतना वोल्टेज आप दोगे तभी ये वर्क करेगा। जब तक इतना वोल्टेज उसको नहीं मिलेगा तब तक वो करंट को पास नहीं होने देगा। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो है बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और जब कंडक्टिविटी बढ़ेगा तब इसका जो है ये इसका जो बैरियर है 0.7 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मतलब कि इसका जो है कम हो जाएगा, तब तो वो करंट का फॉलो करेगा सर्किट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब दो पीएन जंक्शन को गर्म किया जाता है तो उसका बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है। अब जब घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हो, इनपुट इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इनपुट इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा कॉमन कलेक्टर में होता है। सी का मतलब होता है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हो, हीट सिंक का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा जितने भी डी टाइप आईसीज होते हैं और ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे ऑडियो एम्पलीफायर वगैरह में देखे होंगे, बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर वगैरह होता है, तो इसमें जो है एक हीट सिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे। तो वो हीट सिंक किस लिए यूज होता है कि हमारा जो आईसी या ट्रांजिस्टर जब गर्म होता है तो वह आईसी ट्रांजिस्टर अपने में ना लेकर वो जो हीट सिंक रहता है वो ले लेता है, और वो हीट सिंक क्या करता है, जो टेम्परेचर जो कलेक्ट करता है वो आपको रेडिएशन कर देता है। तो इसका यूज़ क्या होगा, थर्मल रनवे के लिए, यानी कि तापीय हानि को बचाने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हो, जिस एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको कौन सा एम्पलीफायर बोलेंगे? तो देखिए, एम्पलीफायर का यूज़ किस लिए किया जाता है, मान लीजिए आपका ये साइन वेव है। ठीक है, मान एक एम्पलीफायर ये है। ठीक है, अब इसमें अगर देंगे तो इसका जो वेव फॉर्म है वो बढ़ा के देगा। ठीक है, एम्पलीफायर का काम ही है कि वो वीक सिग्नल को जो है वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डेट इज कॉल्ड एम्पलीफायर। तो मान लीजिए कोई एम्पलीफायर सर्किट है, इनपुट में भी ऐसा ही वेव फॉर्म है और आउटपुट में भी ऐसा ही वेव फॉर्म है, कोई तरह की आकृति में चेंजिंग नहीं हुआ, तो उस एम्पलीफायर को क्या बोलेंगे, लीनियर एम्पलीफायर। ठीक है, पूछा था एससीआर का फैमिली कौन सा है? तो आपका ऐसे पता होगा, एससीआर थारिस्टर के फैमिली के अंतर्गत आता है। हाई इम्पीडेंस किसका होता है, यह पूछा था, तो आपका हो जाएगा कॉमन कलेक्टर की। ठीक है, और ये पूछा था, एक अलग तरह से क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, कॉमन एमिटर जंक्शन जो होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है और कॉमन बेस जंक्शन जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक केबल के विद्युत रोधन प्रतिरोध का मापा जा सकता है, तो किसके द्वारा मापा जा सकता है, वो आपका मेगर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी मान ले वायरिंग वगैरह कराते हैं तो उसका रेजिस्टेंस या इंसुलेशन आप मापते होंगे, तो उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वो आपका मेगर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।